आदाब नाजरीन, मैं हूँ फरहान नजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, हमारी आंखें कुदरत की जानिब से बख्शा हुआ वो तोहफा है, वो नियमत है जिससे हम ये इंद्रधनुषी कायनात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन आंखों से वाबस्ता कई अमराज भी हैं जिनमें कई तरह की एलर्जीज भी आती हैं और आई ट्यूमर और कैंसर भी होते हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि बहुत से लोग आई कैंसर और ट्यूमर से आज भी बेदार नहीं हैं, वो बेखबर हैं। तो नाजरीन, कभी भी हमारी आंखों में किसी तरीके की परेशानी पेश आ रही है तो अक्सर हम क्या करते हैं कि उस परेशानी को दरकिनार कर देते हैं। मसला हमारी आंखों में एबनॉर्मल ईचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, आंखों में सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, इन सब बातों को हम दरकिनार करते हैं और किसी भी केमिस्ट के यहाँ जाकर कोई आई ड्रॉप ले लेते हैं, आंखों में डाल लेते हैं और सोचते हैं कि अब हम ठीक हो जाएंगे, जबकि कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग साइन है कि आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये एलर्जी भी नहीं हो सकती, क्या पता ये कुछ और ही मर्ज है जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश करे और इसके ख़तरनाक नताइज आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो नाजरीन, आज हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में हम बात करेंगे आई ट्यूमर से जुड़ी हुई। ये आई ट्यूमर आखिर क्या मर्ज़ है, आई कैंसर क्या होता है, इसकी क्या अलामात है और इसके क्या इलाज हैं जो मुमकिन है और कौन सी स्टेज पर जाकर ये मुकम्मल तौर पर भी ठीक हो सकता है। इन सभी बातों पर, इन सभी मौज़ूआत पर आज हम तस्करा करेंगे, जिसके लिए हमेशा की तरह हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ। और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और कोई सवाल आपके जहन में उभर रहा है, हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर हमारी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस बेहद ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, हमारे जिस्म के किसी भी उज़्व में कैंसर सेल्स के गैर मामूली तौर पर बढ़ने के सबब होता है। इसी तरह आंख में सेल्स की बेकायदा नशोनुमा होती है जो ट्यूमर बनने की वजह बन सकते हैं। इसे आई ट्यूमर कहा जाता है। आंख का ट्यूमर आंख के अंदर या आसपास हो सकता है। ये ट्यूमर कोई गैर मामूली तौर पर बढ़ा हुआ हिस्सा, एक छोटा सा डॉट या इन दोनों के बीच का हो सकता है। आई ट्यूमर कई तरह के होते हैं और ये भी जानना जरूरी है कि सभी आई ट्यूमर्स जानलेवा नहीं होते, बल्कि कुछ ट्यूमर्स में आंख में बहुत मामूली तब्दीली होती है और बहुत करीब से देखने पर ही इसका पता चल पाता है। ये वाज़ेह नहीं है कि आई मेलानोमा क्यों होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद आई सेल्स के डीएनए में कोई गड़बड़ होने की वजह से आई मेलानोमा होता है। डीएनए में गड़बड़ की वजह से सेल्स बढ़ते हैं और उनकी तादाद कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लेकिन फिर भी आंख में शुरू होने वाले मेलानोमा के मुकाबले जिल्द में शुरू होने वाला मेलानोमा ज्यादा आम है। मेलानोमा कैंसर की एक किस्म है जो पिगमेंट पैदा करने वाले सेल्स में होता है। ये आई बॉल, पपोटे या कंजक्टिवा में नशोनुमा पाता है। आंख की पुतली या आई बॉल के इर्द गिर्द भी कैंसर हो सकता है। आंख के कुछ कैंसर बच्चों को भी अपना शिकार बनाते हैं। आई ट्यूमर जिस्म के दीगर हिस्सों तक भी फैल सकता है। आंख के कैंसर की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं है। आमतौर पर डीएनए में तब्दीली के सबब आंखों के सेहतमंद सेल्स बेकाबू होकर आंख में जमा हो जाते हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक आंखों के कैंसर के मामलात और अमवात की शरह मुख्तलिफ इलाकों में अलग होती है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का कहना है कि गुज़श्ता दहाई के दौरान दुनिया भर में आंखों के कैंसर से अमवात की शरह में इजाफा हुआ है। आंखों का कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को मुतासर करता है। इसकी जद में औरतों के मुकाबले मर्द ज्यादा आते हैं। यूवी रेज में ज्यादा देर तक रहना, सूरज की शुआओं का देर तक सामना, जल्द का मेलानोमा, फैमिली हिस्ट्री, बढ़ती उम्र इसके खतरे के अवामिल हैं। आंख के कैंसर की निशानियां और अलामात ट्यूमर की अक़साम और मकाम के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं। आंखों की दीगर परेशानियों में भी ये अलामात हो सकती हैं, लिहाजा माहिर डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना चाहिए। वाज़ेह रहे कि आंख के ट्यूमर का जल्द पता लगने से इलाज में आसानी होती है, इसीलिए कोई भी शुबा होने पर ठीक से स्क्रीनिंग करानी चाहिए। आंख के ट्यूमर से बचने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस से खुद को महफूज रखें। सूरज की रोशनी में ज्यादा देर तक रहने की सूरत में धूप से बचाव के लिए चश्मा लगाएं।
मजमूई तौर पर सेहतमंद तर्ज जिंदगी को बरकरार रखें, मुतवाजिन ग़िज़ा लें, बाकायदगी से वर्जिश करें, तंबाकू नोशी से परहेज करें। जिन अफराद को आंख के ट्यूमर का खतरा ज्यादा है वो पाबंदी से आंखों की जांच कराएं। इसके अलावा आंखों की किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम रखें। आंखों को भरपूर आराम दें और आंखों की रोशनी को तक़वियत देने वाली चीजों का इस्तेमाल भी करें। तो इस रिपोर्ट में भी हमने नाजरीन देखा कि जो आंखें हैं हमारे जिस्म का वो सेंसिटिव ऑर्गन है जिसमें ज़रा सी भी अगर परेशानी दरपेश आती है तो इंसान तिलमिला उठता है। और कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फरहान हम छोटी छोटी एलर्जीज़ को आंखों से जुड़ी हुई या दिक्कत को दरकिनार करते ही रहते हैं और ये जो हम करते रहते हैं उसके नताइज बहुत ख़तरनाक कई बार हमारे सामने आते हैं। हाँ, ये बहुत ही समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि आंख में अगर किसी तरह की परेशानी आ रही है हम उसको साइड में करते हैं, हम सोचते हैं कि इग्नोर करते हैं, ये किसी तरह की परेशानी नहीं है, ईचिंग है, ठीक हो जाएगी, पानी के छपके मार लेते हैं या और कुछ काम करते हैं जो घरेलू नुस्खे के तौर पर हमें बताए जाते हैं, लेकिन बहुत गलत है। हमें सोचना चाहिए कि आंखों से हम दुनिया देखते हैं, आंखों ही से हम चीज़ को समझते हैं और आंखें ही हैं जो हमें ज़िंदगी में जीना सिखाती हैं। तो ये आंखों की आज बात हो रही है और आंखों में जो मर्ज़ एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है जिसका इलाज भी है, अगर वक्त पे इलाज हो जाएगा तो वो ठीक भी हो जाएगा, जैसा कि हमने एक्सपर्ट से बात की है। लेकिन बेहतर यह है कि उसको वक्त पे पहचाना जाए और डॉक्टर के पास जाया जाए और उसका इलाज कराया जाए। तो आज इस ख़ास मौजू पर जो कि आई ट्यूमर है, बात करने के लिए जो माहिरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका उनसे सबसे पहले हम तारुफ करा देते हैं। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना मील जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं आरपी सेंटर एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिल अग्रवाल। डॉक्टर साहिल अग्रवाल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आरपी सेंटर एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनु जून। डॉक्टर अनु जून असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गुरु नानक हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए, आप तशरीफ लाए यहाँ पर, आपका शुक्रिया। डॉक्टर रचना, बात हो रही है यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो कर रहे हैं आई ट्यूमर पर कर रहे हैं। आई ट्यूमर एक ऐसा मर्ज है जिसके बारे में सोच के आदमी को खौफ भी आता है। आदमी समझता है कि आई ट्यूमर का मतलब है कि अब इंसान, बात यह है कि बच्चा तो आपको बता नहीं सकता कि आंख से दिखाई नहीं दे रहा है और ये 5 साल से छोटे बच्चों में दिखाई पाया जाता है। तो अधिकतर पेरेंट्स ही इसको पहली बार जो है वो नोटिस करते हैं। तो अगर क्या सिम्टम होते हैं, क्या पेरेंट्स को दिखाई देता है, तो ये बहुत ही बिनाइन रूप में दिखाई देता है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें पेरेंट्स को लगे कि कुछ खतरे की बात है। आँख जो है वो शाम में कंचे की तरह चमकती है, जैसे बिल्ली की आँख चमकती है, पर इसको अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो नोटिस करने के बाद भी उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शायद सिर्फ लाइट का खेल है या चला जाएगा। कुछ लोग इसको कैटरैक्ट समझते हैं। कई बच्चों में स्क्विंट के तौर पे या भैंगेपन के तौर पे भी दिखाई देता है। तो बच्चे क्योंकि खुद कुछ नहीं बता सकते, 6 महीने का बच्चा है, साल का बच्चा है, अगर इस तरह की सफ़ेद चमक आँख के अंदर दिखाई देती है तो जो भी सुन रहे हैं इस वक्त उनको यही संदेश है कि ऐसे बच्चों को इमीडिएटली चेक कराना चाहिए आँख को, क्योंकि सफ़ेद चमक के कारण कई हो सकते हैं, पर सबसे भयंकर जो है वो है रेटिनोब्लास्टोमा। और टाइम से अगर लाते हैं तो इसका पूरा इलाज संभव है। 100% बच्चा जो है वो सर्वाइव करता है, पर उसको टाइम से लाना होता है। मेलानोमा की अगर बात करें, जो दूसरा इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर है, ये 50 से 60 साल की उम्र के बाद होता है। अब इसमें भी बात यह है कि पेशेंट को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता जब तक कि ये काफ़ी बड़ा नहीं हो जाता। तो अगर पेशेंट हमारे पास आता है अपने खुद के सिम्टम्स के साथ जो कि उस आँख से कम नज़र आना होता है, तो वो काफ़ी लेट स्टेज होती है। उस केस में हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते, आँख नहीं बचा सकते। ये ट्यूमर अगर इतना बड़ा हो कि वो आपकी रोशनी जा चुकी है, आँख भर चुकी है ट्यूमर से, तो इस केस में इसके फैलने का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस ट्यूमर का सिम्टम बहुत लेट आता है। जो रेटिनोब्लास्टोमा है, जो बच्चों में है, वो जल्दी दिखाई देता है। तो दोनों में ये फ़र्क है, लेकिन इसमें जागरूक होना रहना ज़रूरी है। पेरेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर हो तो मेरे ख्याल अधिकतर लोगों में इसका इलाज संभव होगा।
ओके, अधिकतर लोगों में, ज़्यादातर लोगों में इसका इलाज मुमकिन होगा और लोग ठीक हो जाएंगे। आपने यहाँ बच्चों की बात की कि बच्चों को सिर्फ बच्चों की आंखें चमकती हैं, तो इसके अलावा कोई और अलामत हो, किसी तरह से और महसूस किया जा सकता हो, जो प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे पेरेंट्स, उनको समझाने के लिए कैसे एक और कोई आप सिम्टम की बात करेंगे? आजकल जैसे हम लोग मोबाइल भी बहुत यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ कैप्चर करने के लिए बच्चे की जी। तो अगर फ़ोटो में आँख के अंदर जो सफ़ेद चमक है वो कई बार कैप्चर हो जाती है जी। अगर आपको इस तरह की फ़ोटो में बार बार सफ़ेद चमक दिखाई देती है तो वो भी इशारा है कि शायद आँख के अंदर ट्यूमर है। जब ट्यूमर बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद और कई तरह की निशानियाँ दिखने लगती हैं, जैसे आँख लाल होके सूज भी सकती है, पूरी आँख पलक भी सूज सकती है। कई बार जो बच्चे हैं उनकी जो पुतली का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है और धुंधला हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोमा के बच्चों में होता है। वो शायद डॉक्टर अनु ज़्यादा बता पाएंगे। और उसके अलावा भैंगापन होना, और उसके अलावा कई बार इन बच्चों के अंदर बहुत ही लेट स्टेज में आँख जो है वो बाहर भी आ सकती है, क्योंकि जो ट्यूमर है वो आँख से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी आँख ही बाहर की तरफ आ जाती है जी। जो कि काफ़ी भयंकर दिखाई देता है। उस टाइम पे तो पेरेंट्स ऑफ कोर्स ले ही आते हैं क्योंकि वो लेट स्टेज होता है जी। आपने यहाँ पर जिक्र किया कि 5 साल तक के बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है। क्या 5 साल के ऊपर के बच्चों को भी इस तरह की परेशानी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। अब मैं ये कहूँगी कि अराउंड 91% जो केसेस हैं वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होते हैं। अच्छा। 9 से 10% जो हैं वो 5 साल से ऊपर के बच्चों में पाए जाते हैं। ओके। हाँ जी। किस उम्र तक मैडम? अधिकतर 10-11 साल की उम्र में, पर हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो 20, 22, 27, 28 साल की उम्र में भी आए हैं। पर उसका कारण अलग है। उसका कारण ये है कि कई बार जिस तरह का ट्यूमर रेटिनोब्लास्टोमा है जी, ये कई बार खुद ही ख़त्म हो जाता है होने के बाद। और ये जो 27 साल में या 28 साल में कोई पेशेंट आ रहा है उसमें उसी ट्यूमर में दोबारा से एक्टिविटी होती है, जिस वजह से ये उस उम्र में प्रेजेंट करते हैं। तो जनरली ये बच्चों का ही ट्यूमर है। अधिकतर 5 साल से कम बच्चों में, पर कुछ केसेस में 10 से 11 साल के बीच में भी आप इसको देख सकते हैं। राइट। जी जी, बहुत खूब डॉक्टर रचना, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी। डॉक्टर साहिल, आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने बताया भी, रिपोर्ट में भी देखा कि बहुत से लोगों को तो ये भी अंदाज़ा नहीं है, वो बेदार ही नहीं है कि आई ट्यूमर भी कोई मर्ज़ है और ये कैंसरस भी हो सकता है। किसी को अंदाज़ा इस बात का बहुत लोगों को नहीं है, कुछ को होगी जानकारी, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उन्हें नहीं है इस बात की जानकारी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी तरफ कौन कौन से वो मरीज़ रुजू होते हैं, कौन सी स्टेज पर वो लोग आते हैं, और हमारे मुल्क में ये जो सिचुएशन है ये कितनी ख़राब होती जा रही है जानकारी ना होने के अभाव में? कैंसर जैसे बॉडीली कैंसर होता है, हर हिस्सों का कैंसर होता है, वैसे ही हमारी आँखों में भी कैंसर होता है। वो ट्यूमर बेसिकली कैंसर हो सकता है और बेनाइन हो सकता है, जो नॉन कैंसर ट्यूमर्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर ट्यूमर जो हम देखें वो कैंसर हो। पहला तो हमें घबराना नहीं है ये सोच के कि हर ट्यूमर कैंसर ही है। पहला लोग लेट इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो खुजली है, अभी खाली सूजन है, अभी खाली धुंधला ही दिख रहा है, चश्मे से काम चल जाए। वो लोकल फार्मेसी के पास जाते हैं, वो लोकल जो वहाँ गाँव में जो और वैद होते हैं उनके पास जाते हैं, वो कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इन सब के अभाव की वजह से एक्चुअली वो डिलेड पहुँचते हैं हमारे पास। बट ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट इतना डिले ही पहुँचे। हम जो पेशेंट्स देखते हैं हमारे यहाँ, बिकॉज हमारा टर्शियरी सेंटर है, तो हमारे यहाँ काफ़ी अर्ली स्टेज वाले, काफ़ी लेट स्टेज, सब स्टेज वाले पेशेंट्स पहुँचते हैं। बट ये है क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं, जो गरीब होते हैं पेशेंट्स जो हमारे यहाँ जहाँ पहुँचते हैं, तो कितने बार वो अलग अलग दरवाज़ों पे ठोकर खा के पहुँचते हैं, बिकॉज वो कहीं कितने बार वो रॉन्गली उनको गाइड कर दिया जाता है। वो चाहे वो वेद, चाहे वो विलेज पंचायत के फॉर्म में, चाहे वो कहीं वो वेद हो जो उसको उनको मिस गाइड कर देते हैं कि ये ट्रीटमेंट तो यही हो जाएगा एंड आपको इस दवाइयों से काम चल जाएगा, ना कि आपको फर्दर कोई कीमोथेरेपी चाहिए या कोई आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो डिले का मेन कारण यही रहता है हमारे यहाँ। जी जी, तो थोड़ा डिले आपके पास पहुँचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेदार हुए हैं अभी भी लोग। जी, तो इसी के साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया जी। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई आई ट्यूमर का इलाज करवाता है, क्या इलाज करवाने के बाद उसका इफेक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है, जैसे कि याददाश्त का चला जाना या और किसी तरह से? जी
तो डॉक्टर रचना, आप इसका जवाब। नहीं, ऐसा नहीं है। आई ट्यूमर्स का जो इलाज है उसमें 2-3 तरीके से इलाज होता है। एक, अगर आँख की सतह का ट्यूमर है तो ड्रॉप से भी ट्रीट हो जाता है। कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आँख के अंदर ट्यूमर है तो कई बार हमें लेज़र करना पड़ता है, कीमो देना पड़ता है। लेकिन इसमें आँख के ट्यूमर के किसी भी तरह का इलाज दिमाग पे असर नहीं करता, और ना किसी, जैसे आपने कहा कि कोई मेमोरी लॉस होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हर कैंसर में होते हैं। जो हर पेशेंट जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है वो अंडर स्ट्रेस रहता है, वो इश्यूज़ सभी कैंसर्स के लिए कॉमन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनु की तरफ हम जाएंगे। डॉक्टर साहिल से तो हमने जवाब सुन ही लिया था। डॉक्टर अनु, आप भी ज़रा इसकी अलामात पर, आई ट्यूमर्स की जो अलामात हैं, क्योंकि कई लोग एलर्जी से जोड़ लेते हैं कि एलर्जी है, कोई भी आई ड्रॉप लेकर बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए भी लोग जाते हैं केमिस्ट के पास और ड्रॉप लेकर डाल लेते हैं। इस पर भी ज़रा लोगों को एक पैगाम भी आप दीजिए कि ये कितना गलत है। जी देखिए, आई ट्यूमर्स जैसे कि डॉक्टर रचना ने बताया अलग अलग जगह से उत्पन्न हो सकते हैं। आँख कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। आई ट्यूमर्स आई लिड से हो सकते हैं, जो हमें पलकें बोलते हैं, तो वो अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। कई बार ऐसे होता है कि कुछ अल्सर हो गया या घाव हो गया है, हमें लगता है दवाई से ठीक हो जाएगा, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये ट्यूमर्स जनरली बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं कई बार, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वो चीज़ इग्नोर नहीं करनी है। आँख में कभी भी कुछ भी लगे कि ठीक नहीं हो रहा तो जल्द से जल्द नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा देना चाहिए। कई बार आँख की सतह पर भी ट्यूमर्स होते हैं, वो कई बार नॉर्मल मांस की तरह दिखाई देते हैं, या तो लाल हो गई है आँख या सफ़ेद सा मांस आ गया है, जो बाकी कारणों से भी हो सकता है। बट जांच करवाना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये नॉर्मल है, एज रिलेटेड है, या फिर ये कैंसरस हो सकता है। आँख के अंदर जो ट्यूमर्स आते हैं उनमें काफ़ी बार रोशनी कम हो जाती है, तो हमें लगता है कि शायद चश्मा बनवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, पर हम वो चेकअप भी नहीं करवाते हैं, तो वो हम इग्नोर करते रहते हैं, उसको डिले करते रहते हैं। इनसे बहंगापन भी आ सकता है, जैसे कि डॉक्टर रचना ने एम्फसाइज़ किया था। हम वेट करते हैं कि जब तक पूरी आँख सूज ना जाए या बाहर ना आ जाए तब तक हम उनको इग्नोर करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। आँख के पीछे भी ट्यूमर्स आ सकते हैं जो कि आँख की नस पे दबाव बना सकते हैं, और ऐसे केसेस में जब आँख बहुत बाहर को आने लगती है, भद्दापन दिखने लगता है, तब जाकर ज़्यादातर हमारे मरीज़ को चिंता होती है कि भाई भद्दा दिख रहा है। वो आँख की चिंता नहीं करते कि भाई नज़र कम है या खुजली हो रही है, चलो दवाई ले लेंगे। जब सब कुछ भद्दा दिखने लगता है या बहुत बाहर आ जाती है, तब उन्हें लगता है कि डॉक्टर के पास चला जाए, तो वो बहुत लेट स्टेजेस हो जाती हैं। तो आँख में कोई भी दिक्कत है जो रूटीन में हफ्ता 10 दिन के इलाज से नहीं ठीक हो पा रही है, तो ज़रूरी है कि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, चेकअप कराएं। बहुत अच्छी बात है कि क्या पता वो आई ट्यूमर ना हो, बट अगर वो आई ट्यूमर है तो जल्दी से जल्दी अगर पता चल जाए, इलाज उतना ही बेटर हो पाएगा और ट्रीटमेंट की सक्सेस भी उतनी ही होगी। ये आपने बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पर ट्रीटमेंट की जो सक्सेस होने की उम्मीद है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप ही से मैं सवाल लूँगा डॉक्टर अनु। यहाँ पर अभी अब डॉक्टर रचना से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने बताया कि जो ये बहंगापन है ये भी एक हल्की सी अलामत इस बात की है कि ये आई ट्यूमर की तरफ इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा। तो एक आम बहंगापन होना आँखों में और एक ट्यूमर की वजह से होना, इसमें क्या फ़र्क है, किस तरह से इसको बताना चाहेंगे आप? देखिए, बाकी ज़्यादातर बीमारियों में क्या होता है कि कैटरैक्ट है या सफ़ेद मोतियाबिंद है तो कम दिख रहा है जी, ग्लोकोमा है तो आँख की फील्ड कम हो गई है, बट ट्यूमर्स का कोई एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन नहीं होता। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ट्यूमर्स किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ ट्यूमर्स में ऐसा भी हो सकता है कि नज़र बिल्कुल ठीक है लेकिन पेशेंट को ट्यूमर है जी। तो ऐसे ही बहंगापन है जी। जब आंख में रोशनी नहीं बन पा रही है किसी भी कारण से तो आंखें बहंगी हो सकती हैं। ट्यूमर्स में जो मोस्ट कॉमनली हम रेटिनोब्लास्टोमा की बात करते हैं, वो रेटिना की लेयर्स जो पर्दा है, कैमरे में जैसे पर्दा होता है, वो लाइट को ब्रेन तक लेके जाता है जी। तो वो पर्दे से ट्यूमर ओरिजिनेट कर रहा है। तो कई बार नजर वो पर्दे से ऊपर ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही तो रोशनी नहीं बन पाती, तो इसलिए भी बहंगापन आ सकता है। अच्छा। तो बहुत मुश्किल है। बहंगापन बढ़ता रहता है या फिर एक जगह आकर रुक जाता है? एक नॉर्मल बहंगापन है जो थोड़ा सा लग रहा है, और एक बहंगापन ऐसा है कि वो बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये मैं आपसे लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़रा से एक कॉल ले लेते हैं अनु जी। जी। हेलो जी, बताइए अपना सवाल। फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। खैर मकदम प्रोग्राम में आपका हेलो डॉक्टर में।
जी सर। जी बताइए मुझे अपना डॉक्टर सवाल। साहब से बात करनी है। जी हेलो। जी बताइए अपना सवाल बताइए, माहिरीन आपको सवाल ये है सुन सर, रहे हैं। आंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इलाज भी करवाया फिर ठीक नहीं हो रहा है, उसमें मतलब टनकना जो है ना वो ज्यादा हो रहा है, दर्द ज्यादा हो अच्छा, रहा है। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, किसी अच्छे एक्सपर्ट को दिखाया आंखों के? डॉक्टर से दिखाया सर, आंख के डॉक्टर से, उन्होंने दवा दी है और बताया क्या उसमें उन्होंने चल रहा है, आपको? लेकिन कोई परेशानी क्या उससे बताई? कुछ- आंख में दर्द बहुत हो रहा है दर्द हो रहा है। जी। डॉक्टर साहिल आपके पास आऊंगा मैं। आंख में दर्द बता रहे हैं और डॉक्टर को दिखा चुके हैं। दर्द का कारण अगेन बहुत वेग सिम्टम है, तो दर्द तो बहुत सारे कारणवश हो सकता है, वो चाहे कॉर्निया में अल्सर हो, चाहे वो एक हाई नंबर के रिक्वायरमेंट हो जो ये ना पहन रही हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इनकी उम्र करीब 55 है। जी। तो हो सकता है कि वो नज़दीक का काम करते हो, चश्मा ना पहन रहे हो, बहुत रेगुलर कॉज ये भी है। ये हो सकता है कि उनको शायद ग्लॉकोमा हो रहा हो। तो ये तो है कि हमें डिटेल में एग्जामिन करके हम समझ पाएंगे कारण क्या है इनका। एंड सब बीमारियों का कोई कॉमन ट्रीटमेंट तो है नहीं, बट सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि वो अपने चश्मे की जांच वापस करवा ले, अपनी रोशनी की जांच करवा ले, एंड अगर हो पाए तो आंखों का प्रेशर नपवा ले। ये दो बहुत कॉमन कारण है जिनमें दर्द रहता है आंखों में। किस तरह की एडवाइस की? किसी एक्सपर्ट को फिर दिखाएं, जांच कराएं अपनी, जरूर कैसे करना चाहिए? ये आपको कोई एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आपको जाके प्रॉपर आपका इवैल्यूएशन करवानी चाहिए कि वो आगे का हिस्सा भी देखे आंखों का मशीन पे बैठ के, एंड फिर आपके पुतली फैला के पीछे का हिस्सा भी देखे, एंड अकॉर्डिंगली आपको डायग्नोज करे कि कुछ कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसका इलाज ऑलरेडी हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड आप ऑलरेडी आप डिले कर रहे हो, क्योंकि आपने कहा कि आपने और भी जगह दिखाया है, आपको अभी कुछ आराम नहीं पड़ा है, तो प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर साहिल ने बताया कि आपको एक तरह का दर्द नहीं हो सकता है, कई तरह की प्रॉब्लम हो आपको, या किसी भी दर्द का एक इलाज नहीं होता। बेहतर यह है कि आप किसी अच्छे आंखों के डॉक्टर को दिखाइए, आंखों के अस्पताल में दिखाइए, वहाँ पर सारी जांच होगी आपकी, वो दवाई डाल के भी जांच करेंगे, और तब ये हो सकेगा कि आपकी जो बीमारी है, मर्ज है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। आपका फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया रमेश साहब। मैं आपके पास आऊँगा। अनु जी, आपसे बात चल रही थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में जो बात चल रही थी बहंगेपन की? बहंगेपन के काफ़ी कारण हो सकते हैं, बट एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी 6 महीने पहले की उम्र में भी बहंगापन आ सकता है, और काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ स्क्विंट होता है। और जैसे हम ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं आज, रेटिनोब्लास्टोमा की, तो ये भी बहुत कम उम्र में प्रेजेंट कर सकता है, पहले 1 या 2 या 3 साल में। तो ऐसे केसेस में हम ओवरऑल नहीं कह पाएंगे कि बहंगापन किस कारण से है, बट आंख में कोई भी समस्या लगे, बहंगापन ही सही, आंख के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वो आपका पूरा चेकअप किया जाएगा बच्चे का, देखने के लिए कि कहीं बहुत ज्यादा मोटा चश्मे का नंबर तो नहीं है जिसकी वजह से ये बहंगापन आ रहा है, या फिर ये पैदाइशी बहंगापन है, या फिर किसी आंख में समस्या के कारण ये बहंगापन आ रहा है। अगर किसी समस्या के कारण है, उसमें सफेद मोतियाबिंद भी हो सकता है, काला मोतियाबिंद भी हो सकता है। बच्चों में भी सफेद मोतिया का चांसेस हो सकते हैं मैडम? जी जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी समझाया, आंख कंचे की तरह दिखती है, पेरेंट्स को सफेदी दिखने लगेगी आंख में। तो ये सफेदी दिखने के बहुत सारे कारण हैं, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि सबसे भयंकर कारण, सबसे खतरनाक कारण रेटिनोब्लास्टोमा है। सिंपल कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सफेद मोतियाबिंद है, उसमें आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन बच्चे का कराएंगे और लेंस डालेंगे तो नजर बन जाएगी। लेकिन अगर ये इग्नोर कर दिया और मान लीजिए कि ये ट्यूमर हुआ और वो एडवांस स्टेजेस पे चला गया, तो उसका इलाज और मुश्किल होता जाता है, और वो स्प्रेड करके और दिक्कत और समस्याएं कर सकता है। ओके, तो समझना चाहिए इस चीज़ को। अगर किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, कुछ अलामात बच्चे की आंख में आ रहे हैं जो कि नहीं है नॉर्मल, तो आपको बेहतर ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, पूरी वो जांच कराएं, जैसा कि एक आंख का अच्छा स्पेशलिस्ट आपको कहे, उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें, और तभी आपके बच्चे की जो आंख में परेशानी है ख़त्म हो जाएगी। जी, बच्चों की आंखों की बात चल रही है, डॉक्टर रचना आपसे जानना चाहेंगे कि आई ट्यूमर जो है बच्चों में भी हो सकता है, तो इसकी क्या वजूहात है, क्या इसके रीजंस हैं, और क्या ये जेनेटिक होता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। रेटिनोब्लास्टोमा एक ऐसा कैंसर है जो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, जेनेटिक्स का काफ़ी रोल है इसमें। और जेनेटिक्स से हम क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये परिवार में एक से अधिक बंदे को हो सकता है। तो अगर फैमिली में किसी को पहले रेटिनोब्लास्टोमा अगर हो चुका है, तो उस फैमिली में आगे जाके उनके बच्चों को रेटिनोब्लास्टोमा होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है कि रेटिनोब्लास्टोमा एक जेनेटिकली डिटरमाइंड ट्यूमर है, पर हर केस में ज़रूरी नहीं है कि ये परिवार में
एक से ज़्यादा इंसान को हो या फेमिलियल हो कि पारिवारिक हो ये, उन केस में जो भी जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं इस ट्यूमर के लिए वो सिर्फ उसी बच्चे में पाई जाती हैं, उसी ट्यूमर में पाई जाती हैं जो कि उसके आँख में है। तो जेनेटिक है ये ट्यूमर, पर ज़रूरी नहीं है कि वो परिवार में हो, हर किसी को हो, लेकिन नियरली 10% लोगों के अंदर बच्चों में होने की चांसेस रहती है और परिवार के लोगों में पहले से होता है, जिसकी जानकारी शायद कई बार पेशेंट को नहीं होती है। जी, जानकारी पहले से नहीं होती है हाँ जी, पेशेंट तो को, अगर लेकिन रेशो इसका कम ही है। यस जी जी, तो जानकारी के लिए और बेदारी के लिए क्या किया जाए फिर? अगर किसी को रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज पहले हुआ है, अब काफ़ी अवेयरनेस पहले से ज़्यादा है। पहले कई बार बचपन में निकाली गई आँख का कारण भी किसी को पता नहीं होता था, जो कि रेटिनोब्लास्टोमा भी हो सकता था। और हमें कई बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनमें फादर या मदर की एक आँख नहीं होती, क्यों निकाली गई उनको पता नहीं होता और इनके बच्चों को फिर रेटिनोब्लास्टोमा होता है। कई बार रेटिनोब्लास्टोमा खुद होकर भी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स में ट्यूमर होता है आँख में, लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं होती। तो जब इस तरह के बच्चे आते हैं तो हर केस में उनके पेरेंट्स की आँख की जांच करी जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो हेरिटेबल तो नहीं है, यानी कि उनके पास उनके पेरेंट्स से तो नहीं आया और आगे वो उनके बच्चों में तो नहीं होगा। जी, और इस तरह के बच्चों में ट्यूमर जो है दोनों आँखों में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। अच्छा, तो अगर एक आँख में है और पेरेंट्स को पहले है तो दूसरी आँख में भी होने का चांस है, या कई बार बच्चे की दोनों आँखों में ही ट्यूमर होता है शुरुआत से। जी जी, चलिए तो इस सिलसिले को जारी रखेंगे। डॉक्टर रचना, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, विक्रम जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। हेलो जी, इस्तकबाल है आपका, सवाल पूछिए। महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं, बॉम्बे से जी। मेरी आंखों से पानी जाता है, धुंधला दिखता है अपने नजदीक का, समझे जी। तो कभी कभी लाली आ जाती है जी, तो आपने डॉक्टर को दिखाया है, किसी आई स्पेशलिस्ट को? दिखाया, उन्होंने ड्रॉप दिया, अपने उससे थोड़ा फर्क हुआ है। थोड़ा फर्क हुआ है। हॉस्पिटल में दिखाया था अपने मुंबई का, अपने बच्चा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल है। जी, आपकी एज 75 है। क्या? जी, डॉक्टर अनु जी देखिए, आंखों से पानी आना और कम दिखना काफ़ी कारण हो सकते हैं। आपकी उम्र के हिसाब से तो सबसे पहला कारण कम दिखने का मोतियाबिंद हो सकता है। अगर डॉक्टर ने अभी दवाई दी है तो दवाई कंटिन्यू रखिए। अगर आराम नहीं पड़ता 2-3 हफ्ते भी दवाई यूज़ करके, तो वापस से उन डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। हो सकता है दवाई में कुछ बदलाव करना पड़े और आगे का और पीछे का पूरा चेकअप करवाइए अपनी आँख का, क्योंकि इतनी उम्र में काफ़ी सारी बीमारियाँ आँख में आ जाती हैं जिसकी वजह से नज़र कम हो जाती है। सफ़ेद मोतिया एक है, काला मोतिया है, एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन भी होता है। तो उम्र के हिसाब से ये सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, तो एक बार पूरा चेकअप ज़रूर कराइएगा अपने डॉक्टर से। जी, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर अनु। और वैसे भी ये ज़रूरी नहीं है कि आंखों से जुड़ा कोई भी मर्ज़ है वो आई ट्यूमर ही हो या कैंसरस में तब्दील हो जाए, इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, सही से आप सारे इन्वेस्टिगेशंस कराइए, उसी के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर क्या परेशानी है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहिल, आपकी तरफ आएंगे यहाँ पर। ये बहुत सारी अलामत की, सिम्टम्स की बात हो गई है, बहुत सारी चीज़ों की बात हो गई है। मैं बात वो करूँगा जो सबसे मेन है कि डायग्नोज कैसे करते हैं आप, कौन सा टेस्ट ऐसा है जिससे आपको पता चलता है कि ये आई ट्यूमर की परेशानी है। दूसरा, मुझे ये भी बताइएगा इसमें कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। जैसे अभी जेनेटिक बात हुई, मैडम ने बताया कि जेनेटिक किसी की परेशानी है तो उनको ख़ास होने के चांसेस मतलब हैं, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, चांसेस हैं। उन लोगों को किन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? ये 2 चीज़ें यहाँ पर आपके लिए की। अगर मैं वापस शुरू करूँ आंखों के अंदर की ट्यूमर से, रेटिनोब्लास्टोमा अगर हम स्टार्ट करें तो जैसे डॉक्टर रचना ने बताया था कि बच्चों को कॉमनली होता है, बच्चों की एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमनली दिखता है। जी, हम डायग्नोज कैसे करते हैं? हम क्लिनिकली सिम्टम्स यही होता है कि पेशेंट बताता है हमें कि उसको कुछ चमक सी दिखी, उस वजह से वो हमारे पास आया, या फिर वो महंगापन लेके आया होता है। हम बच्चे में कुछ दवाई डाल के हम उसको, छोटा बच्चा होता है उसको ऐसे एग्जामिन करना मुश्किल होता है, उसको हम बेहोश करके हम जांच करते हैं, पीछे हम पर्दा पूरा डिटेल में देखते हैं कि पर्दे में कोई गांठ तो नहीं दिख रही है, कोई ट्यूमर तो नहीं दिख रहा। इसके बिसाइड्स हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। उसके पहले एक अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड से हम देख सकते हैं कि
अल्ट्रासाउंड पे कुछ जो रेटिना की परत है उसके ऊपर कुछ कैल्शिफिकेशन, कोई मास तो नहीं बैठा, कोई गांठ तो नहीं है, वो उसमें हम देख सकते हैं। एक और अच्छा मोडालिटी है जिससे हम हमेशा यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि रेटिनोब्लास्टोमा ही है, एमआरआई। हम एमआरआई भी करवाते हैं इन छोटे बच्चों की, देखने के लिए कि कितना बड़ा गांठ है अंदर आंखों के अंदर, कहीं वो बाहर तो नहीं है जी। हम बात करें अगर पलकों की ट्यूमर्स की, पलकों के ट्यूमर में फिर सिम्टम होंगे उनके कि वो अगेन वहाँ पे उनकी लाली हुई भी होगी, सूजी भी पलक होंगी, अल्सर होगा उस पलक में, हो सकता है वहाँ कीचड़ आ रहा हो कुछ फॉर्म में उस अल्सर से, तो ये हमें नज़र आता है। एंड वही हम जब एग्जामिन कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें दिखता है कि हमारे पलक के बाल कुछ गायब है वहाँ से, लैश लॉस होता है, वहाँ पे वो अल्सर दिखता है हमें अच्छा खासा भरा हुआ। हमारे जो आंखों के मार्जिन पे जो एरिया, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय होता है ऑल टुगेदर। उन सबको डायग्नोस करने के लिए जो पलकों वाले ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए हम पर्टिकुलरली बायोप्सी करना चाहते हैं ऐसे मरीजों का। बायोप्सी कैसे की जाती है? तो क्या उसमें से पानी वगैरह या उसका कुछ लिया जाता है? तो बायोप्सी पलक के ऊपर जो गांठ होती है उन सबको फिर हम बायोप्सी करते हैं, सुन करके हम वहाँ से एक टुकड़ा लेते हैं, टुकड़ा लेके माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं जो जांच करके हमें बताते हैं कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, एंड कैंसरस में कैसा कैंसर है वो, एंड उसको अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। हम शुरू तो करते हैं कि बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी से डायग्नोसिस बनता है, हम साथ साथ में हम एग्जामिन करते हैं कि कहीं गले में कोई गांठ, एक्स्ट्रा कोई गांठ तो नहीं है जो वहाँ से अगर वो फैलता है तो वो गले के एरिया में सबसे पहले जाता है एंड हो सकता है पीछे की तरफ जाए। साथ ही साथ हम एक पेट का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं उसी सेटिंग में, देखने के लिए कि कहीं फैलावा तो नहीं है वो गांठ। एक बार हम श्योर हो जाते हैं, डायग्नोसिस आ जाता है, हमें पता लग जाता है कि ये कैंसर ही है, एंड वो हिसाब से फिर हम आगे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा के केस में हम स्टार्ट करते हैं, अगर छोटी गांठ है, ट्यूमर्स है, तो उसको हम लोकल थेरेपीज होते हैं, थर्मो हीट से ठीक करना चाहते हैं उसको, हम वहाँ प्लाक ब्रैकीथेरेपीज आते हैं, उसको हम लोकल रेडिएशन थेरेपीज होते हैं उसको हम लगा के ठीक कर सकते हैं। एंड वही अगर वो ज़्यादा हो गया जैसे डॉक्टर अर्चना ने बताया तो उस केस में हम आँख को बचा नहीं पाते हैं। एंड पलकों के ट्यूमर में ये है कि हमने बायोप्सी भेजा, हमें पता लग गया कि कैंसर है, तो पलक बहुत एसेंशियल पार्ट है, हम पलक बहुत छोटा सा हिस्सा है, हम उसको लूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें बहुत डिलीजेंटली हमें उससे खाली थोड़ा हिस्सा एक्स्ट्रा लेके उसको वापस जोड़ना होता है, रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। तो कई बार हम जब रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हमें पलक का कुछ हिस्सा, हमें जो स्किन वाला पार्ट हमें कितने बार कान के पीछे से लेके बनाना पड़ता है, कितने बार होठों से लेके बनाना होता है, कितने बार हम दूसरी पलक, नीचे वाली पलक से उसको जोड़ के उससे हम उस हिस्से को बनाना चाहते हैं। दूसरा मेरा ये था कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो पलक के ट्यूमर्स में वेस्टर्न पॉपुलेशन में जो अमेरिका साइड वाले लोग हैं वहाँ पे, जहाँ पे यूवी जो बहुत फेयर स्किन्ड होते हैं एंड जिनके यहाँ हाई अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, तो ये बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जो उनको हो सकता है। अच्छा। जो बहुत फेयर स्किन्ड हो एंड जो जो बहुत हाईली रीजन्स में रहते हो जहाँ पे ऑलरेडी अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा, या फिर वेस्टर्न पॉपुलेशन में हो, ये वो पॉपुलेशन है। बच्चों के केस में कुछ फैमिलियल होते हैं, जेनेटिक होते हैं, बट हर रेटिनोब्लास्टोमा जरूरी नहीं है इसका कोई जेनेटिकल कॉज हो, कि कोई फैमिली में उसका कोई आधार हो। जी राइट। मैडम रचना, आप भी इसमें बोलना कुछ चाह रही हैं, दरअसल इसमें और क्लियर कीजिएगा। ट्रीटमेंट का जो तरीका बताया डॉक्टर साहिल ने, काफ़ी चीज़ें बताई, आप भी बताइए क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं, काफ़ी टाइम से इलाज कर रहे हैं। ट्रीटमेंट का तरीका मैं आपको ज़रा ट्रीटमेंट का तरीका भी आप बताइए। हाँ जी, ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगी, पर मैं जो डॉक्टर साहिल ने बताया उसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगी कि जो सिगरेट स्मोकर हैं, जो हुक्का पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको आँख की सतह का कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, हम इलाज शुरू करते हैं तो उसको यही कहते हैं, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का ले रहे हैं, तो आप इसको बंद कर दीजिए। वो बच्चों के पास अगर पी रहे हैं तो क्या बच्चे भी रिस्क में आ जाते हैं? नहीं। अच्छा, पैसिव स्मोकिंग का उस पे इफेक्ट नहीं है? नहीं, पैसिव स्मोकिंग का नहीं है। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहिल ने कहा कि यूवी रेडिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है आँख की सतह की ट्यूमर में। तो जो भी लोग खेती-बाड़ी करते हैं या जो दिन की कड़ी धूप में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम के साथ में रेडिएशन एक्सपोजर जो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, उन केसेस में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा सतह का ट्यूमर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो यूवी रेडिएशन और जो सिगरेट स्मोकिंग है, ये ज़रूर मैं हाईलाइट करना चाहती थी, ये रिस्क पर है। और ट्रीटमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगी मैडम? ट्रीटमेंट के लिए अगर मैं शुरू करूँ रेटिनोब्लास्टोमा से, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अधिकतर बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो ऐसी स्टेज में आते हैं जहाँ पर हमें उनकी आँख जो है
उसको सर्जिकली निकालना पड़ता है। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर दूसरी आंख नॉर्मल है तो वो आंख निकालने के बाद भी ना तो चेहरे में कोई खराबी आती है, क्योंकि उसके अंदर हम एक आर्टिफिशियल आई बॉल डालते हैं जिसके ऊपर की एक आर्टिफिशियल आई लग जाती है। जिसको पता नहीं है कि उस बच्चे की आंख निकली हुई है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी आंख नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है इलाज नहीं लेने का, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस बात पे राज़ी नहीं हो पाते कि बच्चे की जान बचाने के लिए उसकी आंख निकलवा दें। ये और तो बहुत ही गलत बात है। अगर उसकी जान बच रही है बच्चे की तो ये मेरा ख्याल से उन्हें इस तरह सोचना चाहिए। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये चीज़ समझना कि बच्चे की ज़िंदगी का काम एक आंख से चल सकता है। जब उसके चेहरे में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई देखने में ये बात नहीं बता सकता, बच्चा जिंदा रहेगा। अक्सर हमारे पास पेरेंट्स जो हैं फिर 6 महीने बाद, साल बाद उसी बच्चे को लेके आते हैं जब कंडीशन खराब हो जाती है, ट्यूमर जो है आंख से बाहर निकल चुका होता है या ब्रेन में जा चुका होता है। उस टाइम हम उस बच्चे की जान बचाने में भी असक्षम हो जाते हैं। तो मेरा अभी इस आपके जो प्रोग्राम है सब लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग हैं जिनको अगर कभी बच्चे को डायग्नोज हुआ है और किसी भी वजह से इलाज नहीं कराने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना सोचें, इलाज कराएं, बच्चे की जान बच सकती है। और बाद में इन्हीं पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस होता है कि वो टाइम रहते इलाज नहीं करा पाए, का फिर अफसोस रहता है, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी नहीं बच पाती है वहाँ पर। ये बहुत सोचने की बात है। जैसे कि डॉक्टर रचना ने बताया कि अगर किसी बच्चे को इस तरह की परेशानी है और एक एक्सपर्ट, एक माहिर डॉक्टर कह रहा है कि इसका इलाज का तरीका यही है कि अगर आपको इसकी जान बचानी है, इसकी पूरी ज़िंदगी सही रहेगी, लेकिन एक आँख निकालने की बात है, उस वक्त गलत फैसला लेने पर माँ बाप के बच्चे की जान जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। और कुछ वक्त गुजारने के बाद जो असली वक्त होता है, जब इलाज का मौका ज़्यादा होता है, उस वक्त को निकालने के बाद जब लेकर आते हैं उस बच्चे को डॉक्टर के पास, तब मैडम बता रही हैं कि उसकी जान को भी ख़तरा हो जाता है। तो ये समझने की ज़रूरत है, जैसा कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का मर्ज हो, अगर डॉक्टर कुछ कह रहा है तो वो भलाई के लिए कहता है। हमेशा उस चीज़ को समझना चाहिए और जैसा डॉक्टर का है उसे फॉलो करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ, जैसे कि मैडम ने बताया। आपने फरहान। डॉक्टर साहिल, अभी हमने ट्रीटमेंट का तरीका भी जाना। डॉक्टर रचना ने बताया कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है अगर किसी की आई में ट्यूमर है कोई। ये जो ट्रीटमेंट होता है उसके बाद क्या किसी तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स दरपेश आते हैं, और ये कितना लंबा तक इसका ट्रीटमेंट चल सकता है, और साइड इफ़ेक्ट्स जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स को भी क्या मुतासिर कर सकते हैं? ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि पलकों के ट्यूमर का ट्रीटमेंट जो रहेगा वो ज़्यादातर सर्जरी ही होता है। तो ज़्यादातर केसेस में अगर वो फैला हुआ ना हो, अर्ली स्टेज में हमने ऑपरेशन कर दिया है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा दवाई यानी कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है या रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो अर्ली स्टेज वाले होते हैं उनको इसलिए उन केसेस में इसलिए ज़्यादातर शारीरिक दिक्कतें आती नहीं है। जी। बट वही अगर वो ट्यूमर ऑलरेडी कहीं फैला हुआ है या हमारे प्लान में है कीमोथेरेपी वगैरह देना है, तो उसकी खुद के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम आंखों के अंदर वाली ट्यूमर्स में जाएंगे, रेटिनोब्लास्टोमा वाले ट्यूमर्स में, वहाँ कीमोथेरेपी काफ़ी नोन है, जहाँ पे हमें कैंसर के लिए दवाई चलानी पड़ती है ताकि हम गांठ को छोटा कर पाए, अगर हमें आँख कुछ हद तक बचाना हो। उन केसेस में शारीरिक दिक्कत आ सकती है, शारीरिक बोन मैरो डिप्रेशन वगैरह होता है, जो प्रॉब्लम्स उस दवाई की वजह से आ सकती हैं। एंड सर्जरी के बाद जैसे मैडम ने बताया कि रिकन्स्ट्रक्शन इतना सुंदर तरीके से आज के डेट में अवेलेबल है कि हम बहुत अच्छे तरीके से उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये घबरा के कि हमें ट्रीटमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं या फिर कुछ और कंसर्न्स है, उन सब की वजह से अगर हम ट्रीटमेंट टाइमली ना करवाएं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। कि वो ट्रीटमेंट टाइमली होना बहुत ज़रूरी है, बट जो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए हैं डॉक्टर्स अलग स्पेशलिटीज़ के जो उसको हैंडल कर पाएँ। जी राइट। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी। डॉक्टर अनु, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुँच चुका है, बल्कि पैगाम का वक्त आ गया कि अब आपसे पैगाम लेना है हमें। पैगाम में ये भी ऐड कीजिएगा कि कैसे आई ट्यूमर के रिस्क को कम किया जाए, और इसके अलावा जो पैगाम आप देना चाहें प्लीज़ दीजिएगा प्रोग्राम देखने वालों को। जी, तो जैसे कि रिस्क फैक्टर्स मैडम ने समझा ही दिए हैं, तो उन रिस्क फैक्टर्स पे ही काम किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा धूप का एक्सपोजर है, यूवी रेज़ का एक्सपोजर है, तो सनस्क्रीन, जो कि हमारे देश में आई थिंक ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते हैं जितना कि वेस्टर्नर्स या फॉरेनर्स यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो आँख की पलकों और सतह के ट्यूमर्स को काफ़ी हद तक बचाएगा। धूप में ज़्यादा निकल रहे हैं तो हैट पहन सकते हैं या फिर गॉगल्स पहन सकते हैं।
बाकी स्मोकिंग ऑफ कोर्स आँख में ना केवल ट्यूमर्स, आँख की बहुत सारी दिक्कतों को और शरीर की भी बहुत सारी दिक्कतों का एक काफ़ी बड़ा कारण है। तो स्मोकिंग ना की जाए या कम से कम की जाए, वो काफ़ी हेल्प करता है आई ट्यूमर्स के लिए। जेनेटिक्स का देखिए कुछ किया नहीं जा सकता, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, बट अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में किसी को आई ट्यूमर रह चुका है तो ज़रूर है कि अपने बच्चों की भी स्क्रीनिंग कराएं, अपने सारे बच्चों की, या किसी एक बच्चे में है तो उसके भाई बहनों की भी हमेशा स्क्रीनिंग कराई जाए। एक बार ट्यूमर का इलाज हो गया है तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि जैसे कि आपके डॉक्टर ने फॉलोअप के लिए सलाह दी है, पहले 1 या 2 साल हर 3 से 4 महीने दिखाना होता है, उसके बाद धीरे धीरे हर 6 महीने या सालाना दिखाना होता है। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। बेफिक्र नहीं हो जाना कि हमने तो इलाज करा लिया अब आगे कुछ नहीं हो सकता, फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप और को समझना चाहिए, क्योंकि फॉलोअप होगा तो वो बच्चे की कोई भी परेशानी है तो उसको समझकर वक्त पर इलाज दोबारा किया जा सकेगा। जी, बहुत अच्छा पैगाम है आपका। ना केवल ट्यूमर, कोई भी दिक्कत हो तो वो टाइम से पकड़ी जा सकती है और उसका इलाज समय रहते किया जा सकता है। और आँख में कोई भी इतना घबराना नहीं है कि अब जैसे इतनी बात हो गई ट्यूमर्स की कि कुछ भी लाली आए तो आप ट्यूमर को सोचकर घबराते रहें, या फिर कुछ भी महंगापन लगे तो आपके दिमाग में सीधा ट्यूमर घूमे। सबसे पहला काम बस यही करना है कि कोई भी समस्या है उस पर लापरवाही नहीं बरतनी और एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, चेकअप करवाएं और वो आपको सही से गाइड कर पाएंगे। ज़्यादा स्ट्रेस भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अनु जी, आपने यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी पैगाम की, इस बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी, आपका बेहद शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा पैगाम यहाँ पर दिया। डॉक्टर साहिल, मैं आपके पास आऊँगा, आप किस तरह का पैगाम मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? ये प्रोग्राम ज़रूर आई ट्यूमर्स पे था। मैं ये कहना चाहूँगा कि आई ट्यूमर्स इतना कॉमन भी नहीं होता। हमने जो सिम्टम्स बताए वो बहुत सारे बीमारियों में हो सकता है, बहुत सारी सिंपल बीमारियों में जो बहुत इजीली ट्रीट हो जाता है। तो किसी को घबराना नहीं है इन सब सिम्टम्स को जान के कि अगर राली हो रही है, दर्द है, आंखों में सूजन है, पलक में सूजन है तो ये ट्यूमर ही है। तो एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आपको इमीडिएटली आपको जो भी ट्रीटमेंट रिसीव करना है, आपके अगल बगल जो भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट उनको आपको जाके दिखाना है। दूसरा, जैसे डॉक्टर अनु ने बताया कि फॉलोअप ना ही केवल कि उस बीमारी की ट्रीटमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई है उनको ठीक करने के लिए, बट फॉलोअप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार कैंसर्स रिकरेंट होते हैं, कुछ कैंसर्स वापस आ सकते हैं। शारीरिक अगर वो कहीं माइक्रोमेटासिस हो चुका है, वो फैल चुका है छोटे छोटे फॉर्म में, तो वापस आ सकता है। इसलिए डॉक्टर के मुताबिक, जैसे डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया वो हिसाब से आपको फॉलोअप बहुत रेगुलर रखने चाहिए। मतलब ध्यान रखना चाहिए उस चीज़ में, किसी तरह का नजर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। राइट। डॉक्टर रचना, आप किस तरह का पैगाम देना चाहिए? हाँ जी, आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको बस एक ही पैगाम देना चाहती हूँ, ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, खासकर रेटिनोब्लास्टोमा के लिए, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा वर्ल्ड ओवर से ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा होता है हमारे यहाँ और बहुत लेट स्टेज में आते हैं पेशेंट्स। तो जो भी ये देख रहा है वो ये इस साइन को जो हम बार बार बात कर रहे हैं, आँख में जो शीशे वाली चमक है, जो सफ़ेदी है, जो 5 साल से छोटे उम्र के बच्चे में अगर दिखाई देती है कहीं भी, आपके घर, आपके आसपास कहीं पर भी, तो आप ये ज़रूर अवेयरनेस फैलाएं कि वो जाके उनके चेकअप कराएं और इस चीज़ को रूल आउट करें कि कहीं उसको ट्यूमर तो नहीं है। क्योंकि मेन बीमारी हमारी जो ज़्यादा बीमारी का कारण यही है कि लोग टाइम से बच्चे को लेके नहीं आते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। और आपके माध्यम से बस ये जानकारी ही मैं फैलाना चाहती हूँ। बहुत खूब डॉक्टर रचना, और आप तीनों ही एक्सपर्ट्स ने इतनी सारी जानकारी जो है हमारे नाज़रीन को फराहम की है आई ट्यूमर से जुड़ी हुई, और साथ ही आपने ये बताया है कि लापरवाही बरतना बहुत गलत है, लापरवाही ना बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का, शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसे कि फरहान, हमने देखा भी कि तीनों ही एक्सपर्ट जो हैं वो एक ही राय पर इत्तफाक रखते हैं कि लापरवाही ना बरती जाए और इलाज में ताख़ीर बिल्कुल भी ना करें, मर्द चाहे कोई भी हो। आज हम आई ट्यूमर की बात कर रहे थे, लेकिन हम मुख्तलिफ अमराज पर बात करते ही रहते हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए, तो लोगों को बेदार करने के लिए, ताकि लोग सेहतमंद रहें। जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको समझें और वक्त पर उन्हें परेशानियों का पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए और डॉक्टर के पास जाएं और एक बेहतर सेहतमंद ज़िंदगी वो गुजारें। और इसीलिए हम आपसे कहते भी हैं कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.doctor@dd-urdu@com। इसी के साथ आप हमारा ये प्रोग्राम DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलिए टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना खास ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आंख का ट्यूमर कम पाई जाने वाली एक खतरनाक बीमारी है।
इससे बचाव के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस से खुद को महफूज रखें। सूरज की तेज रोशनी में ज्यादा देर तक रहना हो तो उससे बचने के लिए चश्मा लगाएं। आंख के ट्यूमर की रोकथाम के लिए जिंदगी गुजारने का सेहतमंद तरीका अपनाएं। अच्छी और मुतवाजिन ग़िज़ा इस्तेमाल करें। पाबंदी से वर्जिश करें। किसी भी तरह की तंबाकू नोशी से परहेज करें। कोई भी शुबा होने पर माहिर डॉक्टर से आंखों की जांच करवाएं। अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम रखें।